स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। और अब है हमारा मैथ्स का एग्जाम। सो मैं आ गई हूँ सारी चैप्टर्स की रिवीजन कराने, फाइनल रिवीजन करने वाले, जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर्स के जो जो कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट पढ़ते हुए चलेंगे और बच्चे उन कंसेप्ट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ऑल्सो यहाँ पे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस लिए मैंने, लेकिन पूरी प्रॉपर तैयारी अगर आपको करनी है हर चैप्टर की तो साथ में आपको पर्याप्त सीरीज भी देखनी है। पर्याप्त सीरीज हमने लास्ट ईयर शूट करी थी एंड उसमें हर चैप्टर के लास्ट 10 इयर्स में जो रिपीटेड क्वेश्चंस है सब डाले गए हैं। सो अगर आपको हर चैप्टर की फाइनल रिवीजन करनी है सो आपके लिए ये सेशन है, प्लस पर्याप्त सीरीज का चैप्टर वाइज डिवाइडेड है वो भी। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वंस आप ये सेशन अटेंड करते हो और वो सारे क्वेश्चंस करते हो, उसके बाद एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कहोगे मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं था। हर टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बातें नहीं करते, ज्यादा काम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या होता है बच्चे, बहुत बार सुना है इस नंबर के ये फैक्टर्स है, इस नंबर के ये फैक्टर्स है, पर ये फैक्टर्स होता क्या है? जैसे अगर मैं लिखती हूँ 12, अब 12 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2 into 6, है ना, लिख सकती हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 into 4। सो अब ये जो हमारे पास 2 है, 6 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? 12 के फैक्टर्स है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस भी टेबल में 12 आता है वो उसका फैक्टर बन गया? सिंपल। अब इसको अगर मैं आगे लूं, जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 2 into 2, मतलब 4 के फैक्टर्स हो गए 2। ठीक है, सिमिलरली 6 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 2, मतलब 6 के फैक्टर्स हो गए 3 और 2। ऑल्सो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस 12 के भी 2 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 2 तो फिर से आ गया। ठीक है, सो मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे रखोगे कि कोई नंबर दिया, अब वो नंबर जिस जिसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो गया। जैसे 2 के टेबल में आता है 12, सो 2 12 का फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में आता है 3 फैक्टर हो गया। 6 के टेबल में आता है 6 फैक्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। सो अभी ना एक बहुत ज्यादा वायरल कह सकती हूँ मैं मूवी हुई थी मिसेस, उसकी इतनी रील्स आ रही थी, इतनी वो वायरल हुई है। उसमें एक डायलॉग था जिसमें वो छोटी सी लड़की आके कहती है कि तुम एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का क्या मतलब हुआ? प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। सो कोई तोड़ नहीं सकता मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल वर्ड्स में, मैथ्स की टर्म्स में अगर हम बात करें, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। अब 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 into 3 3, 1 into 4 4। सो मतलब 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन अब जैसे 2 है, कभी सुना है किसी के टेबल में 2 आता हो? नहीं, तो मतलब 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर। ठीक है भाई, 3 किसी के टेबल में आता है? नहीं, मतलब वो भी प्राइम नंबर हो गया। 4 तो आता है किसके टेबल में? 2 के टेबल में। 2 into 2 4 होता है, तो इसको कहा चलो भागो यहां से, तुम प्राइम नंबर नहीं हो क्योंकि तुम किसी के टेबल में आते हो। तो हम इसको कह सकते हैं प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या अपने खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, आप टेबल में आते हैं को और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या वो नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे अगर मुझे लिखना है 2 के फैक्टर्स, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर 1 है और वो नंबर खुद है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। उसके अलावा कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल अगर बोलूं तो भैया जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। मतलब जैसे हमारा 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। हमारा 6 है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, कॉम्पोजिट हो गया। देन वी हैव 8 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ तो है ही, इन दोनों के अलावा भी कोई फैक्टर है। जैसे 4 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, तो 1 और 4 के अलावा 2 आ गया ना, इसीलिए ये प्राइम नहीं कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले।
प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो जो 1 और अपने टेबल में तो आते ही हैं, साथ में किसी और टेबल में भी आते हैं। सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल नंबर की। अभी आपके दिमाग में आया होगा, यार मैम ने कोई भी किसी भी एग्जाम्पल में 0 और 1 की बात तो करी नहीं। अगर मैं 1 की बात करूं तो क्या ये 1 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, या ये 0 कॉम्पोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। सो जब हम 0 और 1 की बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर स्पेशल कैसे हुआ? क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। मतलब याद रखना है 1 और 0 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये आपका असर्शन रीजनिंग में या 1 मार्क में पूछ लेते हैं 1 इज अ प्राइम नंबर, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 1 जो है ना तो वो, क्योंकि देखो प्राइम नंबर्स के भी 2 फैक्टर है, एक 1 और नंबर इटसेल्फ। अब 1 के फैक्टर तो सिर्फ 1 ही हुआ, दो फैक्टर्स भी नहीं है बेचारे के, इसीलिए 0 और 1 हमारे स्पेशल केस हो गए। ये ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं थ्योरम बुक की। इसमें क्या है, हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, जैसे अभी 12 का एग्जांपल आ गया, फिर से ये 12 है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगी, यहां से ही वर्ड आया हो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इस तरीके से हम करते हैं। अब 12 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में स्टार्ट किया, कब आता है? 6 पे आता है। अब 6 2 से कर दो, आ जाएगा 3, फिर 3 से करो, फिर आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तब तक करते रहते हैं जब तक 1 आए, और ये जो आए हैं हमारे पास ये 2 2 3, एक तो ये कह सकते हैं हम 12 के फैक्टर्स है, मतलब 12 इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर जैसे यहाँ लिखा है 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, इंटू में 3। सो अब ये 2 2 3 12 के फैक्टर्स है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर था। इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। यहाँ पे जब भी हम नंबर्स लेते हैं प्राइम नंबर्स लेते हैं, जैसे कि जब मुझे यहाँ पे 12 से करना था, मैं इसको करने को ऐसे भी कर सकती थी कि यहाँ पे लिखा 6, ये हो जाता 2, फिर 2 से किया 1, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है बच्चे? क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, आपको हमेशा छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं। हर नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। मतलब अगर आप 12 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो उसके फैक्टर्स अलग आएंगे, 6 को कर रहे हो उसके अलग आएंगे, 24 को कर रहे हो उसके अलग आएंगे। तो हर कॉम्पोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सेम होंगे तो मल्टीप्लाई करके सेम नंबर ही तो आएगा, इसीलिए। और ऑर्डर ऑफ फैक्टर डजंट मैटर, मतलब जैसे 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, करेक्ट है। इसी को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6, 6 2 12, ये भी करेक्ट है। या मैं लिख सकती हूँ 3 2 6, 6 2 12, मतलब ऑर्डर कैसा भी होगा चलेगा। जैसे 12 को आप कर रहे हो, लास्ट में हमने कैसे किया था? 2 से किया था। मान लो मैंने इसको 3 से स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा? 4 आ गया। अब 2 से कर लो। सो क्या है, ऑर्डर ऊपर नीचे चल सकता है। यूजली करते हैं हम ऐसे कि छोटे से स्टार्ट करते हैं और फिर चलते आते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं कि अरे इस बच्चे ने 3 से कर दिया मार्क्स काटो इसके, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन हर नंबर की जो प्राइम फैक्टर्स आ रही हैं वो यूनिक आएंगे, अलग अलग आएंगे, सबके अपने अपने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन साथ साथ देख लेते हैं। जब भी ये कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स की ना असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं। सो किस तरीके से आते हैं देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इस बार ना मैंने ना, क्योंकि प्राप्त सीरीज में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस सेशन में मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस अवॉइड करे, थोड़े से जिसमें कुछ सीखने वाला नया मिले वो सब क्वेश्चंस लिए। ठीक है, सो असर्शन है 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। वैसे तो जब आप ऐसे देखोगे आपको पता चल जाएगा, ऐसे हमने क्वेश्चंस कर रखे कि प्रूफ करो ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार ऐसा, ऐसे जो होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, तो आप कह दोगे हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है।
और एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, सो ये भी ट्रू है। तो आप इसमें आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा कि भैया असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन ही मतलब असर्शन का जो रीजन दे रखा है वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो आंसर तो निकल के आ गया, लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रूव करो ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो हम तो सब कुछ सीखते हुए चलेंगे ना। तो अगर आपके पास प्रूव करने को आ गया बच्चे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 4। अब यहाँ पे ना जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे ही आ जाए, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पे 4 4 कॉमन है, किसी में 13 13 कॉमन हो गया, तो ऐसे आपको मिलते रहेंगे, तरीका सेम रहेगा। सो क्या करना है, देखो यहाँ पे ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये अलग से प्लस हो रहा है, तो हम इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे। सो जैसे ही मैंने 4 कॉमन लिया, अब क्या होगा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, अब यहां से इस पूरे में से 4 चला गया, मतलब ये बचा 11 इंटू में 3 इंटू में 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचा, सॉरी भाई 1, क्योंकि 4 कॉमन चला गया। सो ये बड़े ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या करा है बच्चे, मैंने यहाँ पे ये जो प्लस आ गया यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, इस पूरे में से 4 बाहर चला गया, इसमें से 4 बाहर चला गया, तो ये बचा हमारे पास। अब पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसमें +1 कर देंगे। क्यों करा, बचपन में बहुत बेसिक क्लास में हमने सीखा था बॉड मास, और बॉड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 11 3 33 या 3 2 6, 6 इंटू 11 66। सो ये आ गया हमारा 66 प्लस 1, ठीक है, और बाहर हमारे पास 4 है। सो ये हो गया 4 इंटू 66 प्लस 1 67 हो गया। 67 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू में 67 हो गया, ठीक है। अब ये 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, मतलब ये जो पूरा उन्होंने दे रखा था क्या आया उसका, 2 इंटू 2 इंटू 67, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और हर कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। और सिंस हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बचा है, मतलब ये जो गिवन था ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। प्रूफ करने को आ जाए तो इस तरीके से, यहाँ पूछा है तो पता चल ही गया ट्रू है। एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं। सो एक और असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट सीखोगे, ध्यान से देखना। फॉर नो वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर 8 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। सो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना कि हमने देखा था कि कभी भी 0 से एंड कब होगा, जब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा कब होगा, जब उसके फैक्टर्स में 2 इंटू में 5 होगा। अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, 5 और 2 आपस में 5 2 से 10 होता है, ठीक है। अगर 5 और 2 दोनों उसके फैक्टर्स है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होगा, लास्ट में 0 आएगा। अब वो कह रहे हैं कि n की हम कुछ भी वैल्यू रखें, क्या 0 आ सकता है, 8n, 8 रेज़ टू द पावर n है, मतलब n की वैल्यू 1 रखें 8 आएगा, n की वैल्यू 2 रखो 8 8 जा 64, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब हो गया बेसिकली। सो इस तरीके से बोलते हैं, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको हम पुट करें और जो हमारे पास आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट 0, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। अब हमने पता है कि भैया अगर उसके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अब देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास है 8 रेज़ टू द पावर n। इस 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि ये 2 का क्यूब होता है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n। अब जब हमने 8 के फैक्टर्स बनाए तो उसमें 2 तो है, लेकिन 5 का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है। सो सिंस यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आप n की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, कभी भी आंसर जो है उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। सो यहाँ पे जो लिखा है कि फॉर नो वैल्यू ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, द नंबर 8n एंड्स विद द डिजिट 0। तो ये बात जो लिखी है ये बिल्कुल सही लिखी गई है। देन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अभी बढ़ क्या है, तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। ये कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं, हमने क्या देखा था, हर नेचुरल नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, लेकिन ये कह रहा है
इज नॉट यूनिक। गलत बात कह रहे हैं ना, तो मतलब ये गलत है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर जो है वो यूनिक होते हैं, लेकिन वो यूनिक नहीं, मतलब इसके जो क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक नहीं होते, ऑर्डर यूनिक होते। तो बिल्कुल उल्टी बात करी है इसने। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल सा देख लो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे भी करेक्ट करना जरूरी है। कभी कभी हम यहाँ तो समझ जाते हैं, लेकिन इन्हीं 3-4 स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं। एक बार क्लियर कर देती हूँ। असर्शन में जो फर्स्ट वाला होता है वो कहता है बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और जो रीजन दे रखा है ना वो ऊपर वाली को एक्सप्लेन किया। जैसे इसमें था कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है और यही इसका रीजन है। तो ये आता है हमारा पहला वाला। दूसरे वाले में आता है बोथ असर्शन। अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसका ऊपर वाली से कोई लेना देना नहीं है। सो उस केस में हम बी पार्ट पे जाते हैं। और सी तो बहुत ही सिंपल है कि भैया असर्शन ट्रू है, रीजन, जैसे ये केस है असर्शन करेक्ट है रीजन गलत है, तो हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा है कि जो असर्शन दे रखा है वो गलत है, रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम डी पार्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो भाई एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे दो वर्ड्स आए हैं, अभी बाकी वर्ड्स देख लेंगे। ये जो दो वर्ड्स आए हैं, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ा नंबर होता है। जैसे अगर हम वही एग्जांपल ले 6 ले लेते हैं, 6 होता है 2 × 3। तो बेटा इसमें 2 और 3 6 के फैक्टर्स है। ठीक है, और 6 जो है इन दोनों नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, ये बेसिक समझ आया। जिसके टेबल में 6 आ रहा है वो उसके फैक्टर्स हो गए, और 6 जो है क्योंकि इनके टेबल में आ रहा है तो इनका मल्टीपल हो गया। ठीक है, सो यहां से एक मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आती है कि जो मल्टीपल होगा वो बड़ा नंबर होगा, क्योंकि जैसे 2 का टेबल है 2 × 1 = 2, उसके बाद जितने भी हैं 2 × 2 = 4 बड़ा नंबर, 2 × 3 = 6 बड़ा, 2 × 4 8 बड़ा, 2 × 5 10 बड़ा। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। सो ये हमारा हमेशा एक बड़ा नंबर आता है और फैक्टर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक डिफरेंस। अब इनको जब फाइंड करते हैं, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 12 24 और 36 ये 3 नंबर्स दे दिए और आपको कहा इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, तीनों नंबर्स को एक साथ लिख दो, 12 24 36। ठीक है, अभी मैं निकाल के दिखा रही हूँ। सो 2 के टेबल से करते हैं इसको। 2 के टेबल में तीनों आ रहे हैं ना, क्योंकि 2 से करोगे ये आ जाएगा 6, इसको करोगे ये आ जाएगा 12, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 18। फिर से 2 के टेबल से करते हैं। आप एक गलती ये भी कर सकते हो, आपके यहाँ पे दिखा 12 24 36, ये तो तीनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 के टेबल से क्यों नहीं किया मैंने, स्टेप्स बच जाते, क्योंकि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 से करते हैं, फिर से इसकी जगह आ जाएगा 3, 12 की जगह आ जाएगा 6 और इसकी जगह आ जाएगा 9। अब देखो वैसे तो ये तीनों नंबर ही 3 से हो रहे हो, 3 प्राइम नंबर भी है तो 3 से कर सकते हो, पर बाद में भी 2 आएगा ही कहीं ना कहीं। सो हम एक स्टेप पहले 2 से कर देते हैं, 3 एज इट इज आ जाएगा, 6 की जगह 3 आ जाएगा और 9 की जगह 9 ही रहेगा। आप करते हैं जी 3 से। अगर आप यहाँ 3 से कर देते तब भी नेक्स्ट स्टेप में कहीं 2 आ जाता तो उसमें कुछ गलत ना होता, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलो अब देखो 1 1 और 3 3 = 9। सो फिर से 3 से किया, ये आ गया जी 1 1 1। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। अब करते क्या है, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 4 4 2 = 8 8 3 = 24 और फिर 24 को × 3 कर दो, 4 3 = 12 3 2 = 6 7। सो ये आ गया जी एलसीएम 72। ठीक है, अब जरा इसी का ही अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगी, तीनों को अलग अलग करूंगी। जैसे 12 को किया 2 से 6 आया, फिर से किया 2 से 3 आया, 3 से किया 1, फिर बारी आई जी 24 की, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, फिर बारी आई 36 की, 2 से किया
18 2 से किया, 9 3 से किया, 3 3 1। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या है, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो लिख दिया हमने 2 कॉमन। उसके बाद एक और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिख दिया फिर से एक 2। उसके बाद यहाँ वाले तो 2 बचा हुआ है लेकिन बाकियों में नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये मत कहना ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, एक ही बात है, तो इंटू 3। तो अभी क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एक लाइव एग्जाम्पल और देख लो कि एलसीएम आया है एक बड़ा नंबर और एचसीएफ आया है एक स्मॉलर नंबर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, इससे पहले हम आगे रश करें, एक चीज और बताती हूँ। ये जो मेथड है जो मैंने अभी यहाँ पे कराया है, इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अदरवाइज अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे नहीं के साथ में और ये वाला है, तो हम सिंपल एक ही करते हैं। जैसे हमने लिया 12, तो 12 के फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देन हमारे पास क्या था, 24, सो 24 के फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 36, इसके फैक्टर्स लिख लो, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे तीनों के फैक्टर्स लिख कर भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जरा, जब हम निकाल रहे हैं एलसीएम, अरे यार ये बहुत छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा, हाँ जी, तो जब हम निकाल रहे हैं एलसीएम तो हम देखेंगे पहले यहाँ पे 2 2 2 2 है, 2 लिख लिया, साथ में नेक्स्ट गया फिर से 2 2 2 2 है, फिर से लिख लिया 2। उसके बाद हमने देखा 3 3 3 3 3 है, लिख लिया 3। लेकिन यहाँ पे हम आगे ये भी देखेंगे, ये 3 बच गया, आजा भाई तू, ये 2 बच गया, आजा भाई तू, मतलब एलसीएम में हमने कुछ नहीं छोड़ा। अब करो जरा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 2 करेंगे 72 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैंने प्राइम फैक्टराइज नहीं किया, सिंपल फैक्टर्स लिख लिए। इसी में ही अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एचसीएफ जैसे 2 2 2 तीनों में है, लिख लिया 2, 2 2 2 तीनों में है, लिख लिया 2, 3 3 3 तीनों में है, लिख लिया 3। यहाँ पे ये जो खाली है, जो सब में नहीं है, कॉमन नहीं है, वो नहीं लेते। इसमें हमने ये वाले भी ले लिए थे कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। कहीं भी बहुत बेसिक चीज़ें आई नो छोटी क्लास में सिखा देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है, गलती हो जाती है, इसलिए अभी हम किसी को जज नहीं करें कि अच्छा एलसीएम निकालना नहीं आता, एचसीएफ निकालना नहीं आता। यहाँ पे अच्छे से समझ लो ताकि कोई भी सिली मिस्टेक एग्जाम में ना करो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। और सोचेगा मैम क्या तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेटे 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल तो नहीं है, मतलब वैसे सिंपल है बट ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ नहीं सकता। सो एलसीएम निकालते हैं पहले। अभी हमने देखा एलसीएम कैसे निकालते हैं, बैक टू नॉर्मल। तो एलसीएम निकालेंगे हम, क्या क्या नंबर्स हैं, 26, 65, 117। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते पता चल रहा है कि ये सारे किसके हैं, 13 के फैक्टर्स हैं। तो हम अच्छा यहाँ पे हम 13 से कर भी सकते हैं क्योंकि भैया पता है ना कि 13 एक प्राइम नंबर है। सो 13 से अगर डायरेक्ट करेंगे, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65 एंड 13 9 ज़ा 117। अब आगे देखो 2 के टेबल से तुम्हें क्या लगा ऊपर 2 वगैरह छोटे नंबर्स नहीं लोगे तो बाद में आएंगी नहीं। मैंने कहा ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन वो आएगा जरूर। अब कंफ्यूजन अगर ये कि मैम आपने फिर 12 वाले उसको जब ये वाला कर रहे थे, आजा भाई नीचे, तो आपने यहाँ पे अरे क्या है इसको, जब आप ये 12 वाला कर रहे थे तो आपने यहाँ पे इसको 12 से क्यों नहीं किया, सिंपल हो जाता 12 से करते। सो हम लिख लेते 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, लेकिन क्यों नहीं किया था मैंने, क्योंकि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। ये डिफरेंस है दोनों में। चलो वापस आ जाओ इधर, अब 2 से करेंगे 1, अरे भाई 2 से किया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 9। आप कर लेते हैं 3 से, सो ये आ जाएगा 1 5 और 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से कर लेते हैं 1 5 और 1। अब 5 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 1 1 1।
ठीक है, अब एलसीएम करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं 13 2 हमारे पास हो जाएगा 26, देन वी हैव 3 3 9, 9 5 45। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को मल्टीप्लाई करना है 26 से ही हो जाएगा, 6 5 30, देन वी हैव 6 4 24, 25 26 27 और 2 से करेंगे तो 5 2 10, देन 4 2 8 9। सो ये हो जाएगा हमारा 0 7 9 10 11, सो 1170 आ गया। सो दैट मीन्स हमारा एलसीएम हो गया 1170। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1170 आ गया, ये भी आया है एलसीएम। हमें इसी का ही एचसीएफ भी निकालना है तो फटाफट निकाल देते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। सो हमारे पास है 26, then we have 65 and then we have 117। सो 13 के टेबल से करते हैं, 13 से करेंगे 13 2 ये हो गया 2 1, फिर से 13 से कर रहे हैं, ये आ जाएगा 5 5 से किया 1, फिर से 13 से कर रहे हैं 9 3 से करा 3 3 1। आप जरा कॉमन देखना, इधर 13 है, इधर 13 है, इधर 13 है। सो 13 आ गया, मल्टीप्लाई 2 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, 3 बाकियों में नहीं है। सो दैट मीन्स इसका जो HCF है दैट इज 13। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हो और दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हो, जैसे कोई भी रैंडम दो नंबर्स थे आपके पास, मान लो 12 था और 25 था, 24 था, चलो आप इस 12 और 25 का आपने एलसीएम निकाला, देन 12 और 25 का आपने एचसीएफ निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो वो इक्वल होगा। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो 12 और 24 का और मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको उसी इन्हीं दो नंबर्स के HCF से, तो ये इक्वल होगा जब आप 12 इंटू 24 करोगे। मतलब दो नंबर्स है आपके पास, उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है उन दो नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ठीक है, सिंपल है, LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब गड़बड़ कहाँ आती है, जब हमारे पास तीन नंबर्स होते हैं तो भी हम यही सोचते हैं हमारे पास है तीन नंबर्स, उनका जो LCM होगा उन्हीं तीन नंबर्स का जो HCF होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, बराबर होगा। ऐसा नहीं होता बेटा, ये सिर्फ दो नंबर्स में होता है। अगर आपके पास दो नंबर्स है तो उनका LCM, उनका HCF, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट। लेकिन ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि अगर तीन नंबर दे रखे हैं तब भी हम ऐसे ही कर देते हैं कि हाँ यार इन तीन नंबर्स का LCM निकाले, इन तीन नंबर्स का HCF निकाल दिया, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर LCM HCF को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल पुट कर दिया। तो ये चीज़ सिर्फ दो नंबर्स में होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करके देख लेते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई, दो नंबर है, तीन नंबर वाला नहीं है। सो दो नंबर्स हैं जिसका HCF जो है वो है 23 एंड देयर LCM, और LCM कितना है 14 49। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, अब एक नंबर भी दे दिया उन्होंने कि नंबर क्या है एक 161, तो बताओ भाई दूसरा नंबर क्या होगा। तो अभी पढ़ के आए हैं भाई, LCM इंटू HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। अब मान लिया हमने कि जो नंबर्स हैं हमारे, इनको हमने मान लिया कि ये जो नंबर था हमारा ये x है। ठीक है, लेट कर लिया। सो LCM इंटू HCF मतलब 23 इंटू में 1449 इक्वल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट की, मतलब 161 इंटू में x के। सो अब निकालना क्या है, x ही तो निकालना है। तो जरा मुझे बात बताओ कितना सिंपल है, 161 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 23 इंटू में 1449 अपॉन में 161 इक्वल होगा x के। डिवाइड करें जरा, 7 के टेबल से करते हैं क्योंकि ये दोनों 7 के टेबल से कट जाएंगे ना। 7 के टेबल से करेंगे, 7 2 14 बचा 21, 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 पे आता है, इसको भी काट दो, 7 2 14 फिर 0 और 49 आता है 7 पे। सो 23 से 23 कट गया, x कितना आया, x आ गया हमारा 207, मतलब दूसरा नंबर क्या होगा 207। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। अब LCM क्या LCM है ये नहीं दिया, लेकिन ये बोल दिया कि जो भी उनका HCF है उसका 14 टाइम्स है। मतलब HCF अगर 2 है
तो एलसीएम हो गया 14 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से। नाउ द सम ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये नई चीज दे दी उन्होंने कि एलसीएम प्लस एचसीएफ करोगे तो क्या मिलेगा 600, ठीक है। नाउ इफ वन नंबर इज 280, अब एक नंबर फर्स्ट नंबर दे दिया उन्होंने 280, तो बताओ भाई सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक है। आप देखो जरा, यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि एलसीएम को मैं लिख सकती हूँ 14 एचसीएफ, तो क्या मैं अगर यहाँ पे जो एलसीएम है इसकी जगह लिख दूँ 14 टाइम्स एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 600, लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ दोनों एचसीएफ ही हैं, सो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 15 एचसीएफ इक्वल्स टू 600, सो ये आ जाएगा जी एचसीएफ इक्वल्स टू 600 अपॉन में 50, कट कर दो भाई, चाहे डायरेक्ट 15 के टेबल से कर लो वरना छोटा छोटा चल लो। 3 से किया ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 200, 5 से किया ये आ जाएगा 40, सो HCF इक्वल्स टू 40 हो गया, ठीक है। सो HCF आ गया 40। अब अगर HCF 40 है, LCM निकाल लोगे, क्या करना है, यहाँ पे कर लूँ, LCM है हमारा 14 टाइम्स HCF, सो ये हो जाएगा 14 इंटू HCF, कितना निकला है 40 निकला है, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16, अरे सिंपल 14 4 56 और साथ में 0, तो ये हो गया हमारा 560। LCM आ गया हमारा 560, HCF आ गया 40। अब LCM HCF है, एक नंबर है, अब तो बेसिक बन गया यार, क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब क्या करना है, सीधा हमें पता है LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखो जरा LCM HCF कितना निकाला है हमने, LCM है 560, HCF है 40 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में एक नंबर है 280, दूसरा हमें निकालना है, सो ये हो जाएगा 560 इंटू 40 अपॉन में 280 इक्वल्स टू x। 0 से 0, अरे पूरा ही कट कर दिया मैंने, 0 से 0 कट किया, 4 के टेबल से 28 को कर देते, 4 के टेबल 28 कब आता है 7 जा, सो 7 से इसको करेंगे, 7 इंटू 8 आता है 56, 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 80, मतलब जो सेकंड नंबर हमें निकालने को बोला वो 80 है। इसलिए कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सोचना है उसमें क्या कर सकते हो सकता है आगे जाके वो इतना ही सिंपल हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें ऐसे दे रखा होता है, जैसे a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 7, ये जी LCM है, और जी HCF ऐसे ही दे दिया a रेज टू द पावर 2 या b रेज टू द पावर 8, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। तो मतलब वो एक्सपोनेंट्स वाले हो गए, जिसमें पावर वाले हो गए। इस केस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि भैया उसका LCM ऐसे निकालते हैं, HCF ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा टेक्निक रखेंगे जी। LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर। इसमें देख लो हाईएस्ट पावर किसकी है, A4, तो LCM में A4 आ गया, और B वाला कौन सा ज्यादा है 8, तो A4 B8 LCM हो गया। मतलब अगर ये नंबर्स दे रखे तो चलो LCM ही दे, अगर लेट्स सपोज ये नंबर्स, अभी मैं क्वेश्चन करूंगी समझ में आ जाएगा, अगर नंबर्स दे रखे हैं सो उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला है हमारा वो LCM होगा। कैसे याद रहेगा, LCM बड़ा नंबर होता है क्योंकि, और जो लोएस्ट पावर वाला होगा वो HCF हो जाएगा, ठीक है। इसका फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देख के हम बड़ा घबरा जाते हैं बच्चे की, अरे ये क्या हो गया भाई, इसको LCM कैसे निकालेंगे। सो देखो, लेट A and B be two positive integers such that A हमें दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं मतलब इंटीजर्स, A इक्वल्स टू P रेज टू द पावर 3, Q रेज टू द पावर 4, और B क्या दे रखा है हमें, P रेज टू द पावर 2 एंड Q रेज टू द पावर 3, where P and Q are prime numbers, जो P और Q हमारे प्राइम नंबर्स है। If HCF, अब इनका HCF क्या है, P रेज टू द पावर M एंड Q रेज टू द पावर N, और LCM भी दे रखा है, LCM क्या है, P रेज टू द पावर R और Q रेज टू द पावर S। अब पढ़ के लग रहा भाई क्या क्या पूछना चाहते हो हमसे, निकालना क्या है, हमें निकालना है M प्लस N एंड साथ में R प्लस S, ठीक है। कितना होगा इनमें से, तो भैया इसके लिए हमें M की, N की, R की, S की, इन सब की वैल्यूज चाहिए। कैसे निकलेंगी, अब भी मैंने बोला ना कि अगर ऐसे एक्सपोनेंट वाले हैं, पावर वाले हैं, तो क्या करना है, HCF क्या होता है, HCF में आंसर दिमाग में पता क्या होगा, H मतलब
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट पावर वाला, लेकिन पिटाई होगी फिर याद आएगा कि मैंने बताया HCF जो है वो छोटा नंबर आता है, छोटा नंबर आता है मतलब सबसे लोएस्ट पावर वाला। तो इन दोनों में देख लो P2 P3 लोएस्ट पावर क्या है P2, तो HCF में आ जाएगा P2 और Q में Q3 Q4, यहाँ पे मतलब 3 Q है इधर 4 है, तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन वाले में हमें छोटा वाला दिल है, सो Q रेज टू द पावर 3। अब इसी तरीके से LCM पे चले जाओ, तो भैया LCM में देख लो दोनों में से P की पावर ज्यादा किसकी है, P3 ज्यादा बड़ा है ना, सो यहाँ पे आ जाएगा P3, Q4 Q3 कौन सा बड़ा है Q4, यहाँ पे आ गया Q4, सो ये हो गया LCM, ये हो गया HCF। अगर सिंपल सा याद रखोगे सो कभी भी पावर वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होगे, गलत नहीं होगा। मैं चाहूँ तो पूरा हम इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं कि ये है P इंटू P इंटू P, ये है Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q, और फिर उसमें कॉमन ले लो वो कर लो, ये अच्छा तरीका है। खासकर जब ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसमें क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। चलो अब देखो HCF ये है और यहाँ पे ये दे रखा था, अगर हम इन दोनों को, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है ना, इन दोनों को इक्वेट करें तो मुझे मिल जाएगा M इक्वल्स टू PMP स्क्वायर, सो मतलब M इक्वल्स टू 2। सिमिलरली QN Q3 मतलब N क्या हो गया 3, यहाँ पे चलो R3 और S4, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब मुझे वैल्यूज मिल गई इनकी, तो मैं ये जो निकालना था वो निकाल देती हूँ। क्या था M प्लस N मतलब 2 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई आगे किससे करना है R प्लस S से, तो R है 3 S है 4, 3 प्लस 2 5 और 4 5 6 7, सो 7 5 35। अब जरा आंसर्स में चेक करो 35 किधर है, सी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट अब समझते हैं थ्योरम 1.2। तो भाई थ्योरम 1.2 क्या कहती है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, सिंपल अगर वर्ड्स में कहूं, अगर 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 को, 2 हमारा डिवाइड करता है 4 को, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। चलो ये तो 2 2 हो गया, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 अगर डिवाइड करता है, किसका स्क्वायर ले हम, 6 का स्क्वायर ले लेते 36। सो 2 अगर डिवाइड करता है 36 को, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे 36/2 लिखोगे क्या होगा, कट जाएगा, मतलब 2 के टेबल में 36 आता है। सो दैट मीन्स 2 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही 2 हमारा 6 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल, समझ में आ गया। अगर कोई नंबर, किसी नंबर का जो स्क्वायर है, अगर वो इस नंबर से कट रहा है, दैट मीन्स वो नंबर भी कटेगा। सिंपल, बात समझ आ गई। यही हमारी थ्योरम है कि अगर P जो है डिवाइड करता है A स्क्वायर को, जैसे मैंने कहा अगर 2 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, तो हमारा जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये यूज कहाँ पे होता है, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रूव करो √2 √3 √5 √7 √11 ये सब इरैशनल नंबर्स है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। सो अगर आपके पास है प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, सो पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट करते हैं, इसके तो स्टेप्स रट लेना, एक एक स्टेप के मार्क्स है, कोई भी चीज मिस मत करना। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। लेट √2 इज, यार लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। तो उसने हमें क्या बोला है कि आप इसको प्रूव करो इरैशनल नंबर है। हम इसमें उल्टा लेके चलते कि चलो भाई हम मान लेते हैं इरैशनल नंबर है। सो अगर रैशनल नंबर है तो मैं लिख सकती हूँ √2 इक्वल होगा A/B के। ये याद है, रैशनल और इरैशनल एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स जो भी हमारे होते हैं बच्चे, उनमें हम हमेशा बोलते हैं ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर आपके पास है 7/4, तो 7/4 फ्रैक्शन में दिख रहा है, मतलब ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, एक कंडीशन और है, वो क्या होती है, दैट P एंड Q आर कोप्राइम्स। अभी कोप्राइम्स क्या होते हैं, कोप्राइम्स का मतलब, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कोप्राइम्स मतलब कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे देखो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम्स का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं 6/9,
तो 6/9 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो इन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है। हाँ, इसको जब आप फर्दर कट करके 2/3 लिख दोगे तो 2/3 हमारा को प्राइम्स, क्योंकि 2 और 3 आपस में को प्राइम्स है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे 7/4 हो गया, या हम लिख दें 13/2 लिख दें, तो यहाँ पे 13 और 2 में कुछ कॉमन है। तो ऐसे जितने भी आपके पास फ्रैक्शन में, अब इसमें कभी कभी आया था जैसे 6 है, तो क्या 6 हमारा रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, बिकॉज 6 को मैं 6/1 लिख सकती हूँ। हो गया हमारे पास 6 और 1 को प्राइम्स। और एक कंडीशन तो ये है ही, दूसरी कंडीशन है कि ये जो Q है दैट कैन नेवर बी 0, ये Q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जी अब इसको हटा देते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया, क्या लेट किया हमने कि जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है, तो मतलब वो इक्वल होगा A/B की, क्योंकि हमें पता है सारे रैशनल नंबर्स P/Q या ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करेंगे विच मीन्स A and B आर को-प्राइम्स एंड B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करें, B को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा √2B इक्वल्स टू A। ये स्टेप करेंगे। अगला स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं आपको। सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2B इसका स्क्वायर, और ये हो गया A²। अब √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, B का स्क्वायर B² इक्वल्स टू A²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर, मतलब 2 को जब हम B² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A² आ रहा है, मतलब आई कैन से 2 डिवाइड्स A²। 2 हमारा डिवाइड करता है A² को, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेके आऊंगी तो कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक है, अब थ्योरम में हम पढ़ के आए हैं, अगर 2 डिवाइड करता है A² को, सो 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। ये अभी हम थ्योरम में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई नंबर उसके किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। सो यहाँ तक क्लियर है। अब सिंस हमने ये स्टेटमेंट लिख दी कि 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, सो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, अगर C, अगेन C कोई आपने इंटीजर ले लिया, 2 को कोई भी मतलब इंटीजर यहाँ लिख देना, लेट C बी एनी इंटीजर। सो 2 को जब मैं C से मल्टीप्लाई करूंगी तो A आ सकता है, क्योंकि हमने लिखा 2 डिवाइड्स A। ठीक है, सो यहां से आया। अब फिर से एक स्टेप करो, कौन सा स्टेप? जिसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। सो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 2C का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा A²। 2C का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और साथ में C²। अब यहाँ पे A² की वैल्यू अगर मैं इधर से ले लूँ, यहाँ पे था ना A² किसके इक्वल था? 2B² के। सो यहाँ पे A² की जगह मैं लिख दूंगी 2B²। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे 2 और 4 तो कट हो रहे हैं, तो 2 इससे कट करेंगे, ये आ जाएगा 2। सो ये आ गया 2C² इक्वल्स टू B²। फिर से यहीं पे ऐसी जगह पे पहुंच गए, मतलब यहाँ पे मैं फिर से कह सकती हूँ भाई 2 डिवाइड्स B² ऑल्सो 2 डिवाइड्स BB। भैया जब वो B² को डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन अब दिक्कत क्या आई हमारे पास कि यहाँ पे हमने लिखा 2 डिवाइड्स A और फिर हमने लिखा 2 डिवाइड्स B, मतलब A और B में कोई एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 2, जो कि गलत है, क्योंकि हमने कहा था ये क्या है? को-प्राइम्स है, और अगर इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर मिल गया मतलब ये को-प्राइम्स नहीं है। दैट मीन्स आवर assumption was wrong। सो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B आर को-प्राइम्स। दैट मीन्स आर assumption जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था, एंड दैट मीन्स कि जो √2 जिसको हम रैशनल बोल रहे हैं वो रैशनल नहीं है, वो एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, डन, यही हमें करना था प्रूफ। सो इस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, ये ज्यादा इजी होता है, और अगर आप लकी हो ना तो आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन अगर मान लो 5 नंबर मिल गया तो मान लो भैया 5 नंबर तो तुम्हारी जेब में है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आप देखो ये वाला ज्यादा सिंपल होता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, चेक वेदर √5 + 2 इज एन इरैशनल नंबर। तो पहले क्या करेंगे, √5 को जैसे हमने √2 को किया है
√5 को आप इरैशनल प्रूफ कर दोगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो ऐसे बोला है, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे दे रखा होगा कि √5 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज एन इरैशनल नंबर, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले √5 को करोगे एंड इसको कैसे करते हैं, फिर से ऐसे ही करेंगे, लेट √5 + 2 बी अ रैशनल नंबर। सो हम फिर से ऐसे करेंगे कि इसको रैशनल नंबर की तरह ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, √5 + 2 इक्वल हो जाएगा a/b के। फिर से मेंशन कर देना a एंड b आर को प्राइम्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, √5 इधर रख लेंगे, +2 को उधर भेज दो, ये आ गया a/b -2, तो ये आ गया जी b, ये आ गया हमारा a - 2b। अब यहाँ दिक्कत क्या है ना, ये तो √5 है ही, हमें पता है, या यहाँ पे तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अभी हम प्रूव करके आए कि ये जो √5 है ये एक इरैशनल नंबर है और ये जो अपॉन में आ रहा है ये एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ पे हम कहेंगे सिंस वी नो दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, दैट मीन्स दीज टू कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। हमने फिर से गलत असम्पशन लिया था एंड ये हमारा एक इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स वगैरह क्या है वो आपने इतनी बार हमने क्वेश्चंस किया, आपको आराम से पता है कैसे लिखने हैं, ठीक है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब LCM HCF जितना ईजी होता है ना उतना ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब वो वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, LCM निकालना भी आता है, HCF निकालना भी आता है, लेकिन किस क्वेश्चन में LCM निकालना है, किस क्वेश्चन में HCF निकालना है, ये हम जितनी मर्जी हमारी हाईफाई इंग्लिश हो ये नहीं जज कर पाते। तो उसके लिए मैं आपके पास 2 ट्रिक्स लेके आई हूँ। इन 2 ट्रिक्स को यूज करके आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या ट्रिक्स हैं, देखो। सबसे पहले, अच्छा ये छोड़ो, इतना बड़ा पढ़ दूंगी मैं, अभी सिंपल सा, अभी हम इतनी देर से पढ़ के आए हैं, जब भी LCM होता है, LCM मल्टीपल होता है क्योंकि वो हमारा एक बड़ा नंबर होता है। सो LCM इज अ बिगर नंबर, ठीक है जी, एंड HCF इज अ स्मॉलर नंबर, और HCF जो है वो हमारा छोटा नंबर होता है। तो आप ऐसे इमेजिन करोगे कि यार क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है क्या उसका आंसर जो नंबर्स दे रखे उससे बड़ा आंसर आएगा या उससे छोटा आंसर आएगा। अगर इमेजिनेशन में लग रहा है कि नहीं यार इन्होंने ये चीज पूछी है तो ये तो ज्यादा ही होगा, मतलब हमें LCM निकालना है। अगर वो पूछ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि यार आंसर तो छोटा नंबर आएगा, मतलब HCF निकालना है, तो ये तो एक ट्रिक है, लेकिन इतना आसान नहीं होता जज करना। इसलिए ट्रिक नंबर 2 उसमें क्या है कि भैया बिल्कुल जैसे होते हैं ना कि ले बेटा चम्मच में डाल के बिल्कुल परोस दिया, वो चीज है यहाँ पे। अगर आपको वर्ड दिखे मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, ये वर्ड्स आपको जहां भी दिखे मतलब आपको LCM निकालना है। इसी तरह से हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट। अब जाएगा उल्टा, आपको कहोगे मैम आपने कहा था कि कुछ बड़ा, उन्होंने मैक्सिमम पूछा है, बड़ा पूछा है, तो हमें LCM निकालना चाहिए। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। जब क्वेश्चंस करोगे तो पता चलेगा। अगर वो बोल रहा है कोई चीज हाईएस्ट निकालो, ग्रेटेस्ट निकालो, मैक्सिमम निकालो, लार्जेस्ट निकालो, सो उस केसेस में हम लोग निकालते हैं HCF। आंसर इमेजिन करके अगर छोटा बड़ा लग रहा है तो LCM HCF उसे अब बोलना कि अगर छोटा आंसर आना है मतलब HCF निकालना है, बड़ा आंसर आना है तो LCM निकालना है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स अगर आपको दे रखे तो आप बेझिझक होकर, अगर आपको ये वाले बड़े वाले वर्ड्स मिले HCF निकाल देना, ये वाले वर्ड्स मिले LCM निकाल देना। और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस में होता है ना कि साइमल्टेनियसली करेंगे तो क्या होगा, अगर मिलके टुगेदर करेंगे तो क्या होगा। सो अगर वर्ड है टुगेदर, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, ये वर्ड्स दिखे तो मतलब अगेन आपको LCM निकालना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इनमें भी कुछ ट्रिक्स हो सकती है वो भी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। 3 bells ring at interval of 6, 12 and 18 minutes, मतलब बेल बजती है, फिर पहली बेल 6 मिनट बाद, दूसरी बेल 12 मिनट बाद और तीसरी बेल 18 मिनट बाद बजती है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ ऑल द 3 bells rang at 6 AM, मतलब पहली बेल एक साथ तीनों बेल बजी थी सुबह 6 बजे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या यूज होगा देख लेंगे। आगे पूछा है व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, दिख गया वर्ड टुगेदर। अभी क्या बताया मैंने, जब भी टुगेदर वर्ड दिखेगा क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो निकाल देते हैं LCM फिर। चलो भाई ये ले लिए हमने नंबर्स, अब किया 2 से किया, 2 3 6, 2 6 12 एंड 2 into
9 इज 80। ठीक है, 3 से करो 1, अब एक और बार 2 से कर सकते थे पर चलो कोई बात नहीं। अब 3 से किया 1 2, ये भी 1 आ जाएगा। अब करेंगे 2 से, सो 1 1 1। अब देख लो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो हमारा LCM आ गया 36। अब ये सब मिनट्स में था तो आंसर भी मिनट्स में ही आया। 36 मिनट्स क्या क्या पूछा उन्होंने। अब दोबारा कब, पहले एक साथ कब बजी थी 6 बजे, दोबारा कब बजेगी 36 मिनट्स के बाद। मतलब पहली अगर 6 AM पे बजी है तो दूसरी कब बजेगी 6:36 पे। सो 6:36 AM पे बजेगी हमारी फिर से तीनों बेल एक साथ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. क्या वर्ड दिखा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्ड दिखे तो क्या निकालना होता है हमें निकालना होता है HCF। ठीक है, सो HCF निकाल लेते हैं। सो वी हैव 850 एंड 618 का निकालते हैं HCF। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा ऐसे भी समझने की कोशिश करते हो। जो छोटा बड़ा आंसर बोला था मैंने, हमसे क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईदर टैंकर्स। एक ऐसे वो उसकी कैपेसिटी बताओ, मैक्सिमम कैपेसिटी हो ऐसे कंटेनर की, ऐसा कोई कंटेनर जो क्या कर सके, दोनों का वो मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। जैसे ये बार 5 बार, ये बार 10 बार हुआ, तो आंसर कैसा चाहिए हमें, छोटा नंबर चाहिए। और जब भी छोटा नंबर चाहिए होता है फिर से HCF निकालते हैं। सो देखो दोनों तरीके से आपका HCF ही निकल रहा है। चलो इसको करते हैं 5 की टेबल से कर लें डायरेक्ट। सो 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 बचा 35, 7 ज़ा और 0। फिर से 5 से करते हैं, 3 पे 15 आएगा, 24 पे जो भाई 2 पे 2 से करेंगे, इसको और आगे ले चलते हैं, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7, 17 से ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है भाई। यहाँ पे करते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 18 की जगह आएगा 15, then 16 17 18 30 आएगा, 6 आ जाएगा, 2 के टेबल से कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 6, 16 आएगा 8 पे, फिर से 2 के टेबल से हो जाएगा 3 4, फिर से 2 के टेबल से हो जाएगा 17 17। चलो भाई अब देखो क्या क्या कॉमन है, इधर भी 17 इधर भी 17। सो ये आ गया 17 इंटू, अब देखो 2 इधर भी है इधर भी है, इंटू 2, इंटू में 5 इधर भी है इधर भी है। ठीक है, अब यहाँ 5 एक और है, इधर नहीं है, तो बस इसके ज़्यादा तो नहीं हो गया। 5 2 ज़ा 10, 17 इंटू 10 170 लीटर। मतलब एक ऐसा 170 लीटर का कंटेनर जब आपके हाथ पे होगा ना, तो इक्वल बता, ऐसे कि 10 बार ये भरा 4 बार ये भरा, तो वो इक्वल मेजर कर पाएगा। तो हमारा आंसर मैंने बोला था ना 850 लीटर और 680 लीटर्स है। अब ऐसा कंटेनर, इससे बड़े साइज का कंटेनर तो नहीं होगा, छोटे साइज का ही होगा, तो दिमाग में चलेगा कि आंसर छोटा आना चाहिए, तो वहां से भी HCF ही निकालेंगे तभी छोटा आंसर आएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनने वाला है वो है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे, चलो आओ ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 90% बच्चे ये 2 ट्रिक्स समझने के बाद ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स। सो उसके पास कितने एप्पल्स हैं भाई, 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस। और ऑरेंजेस कितने हैं, 945। He packs them into baskets। अब वो क्या करता है, उसके पास कुछ बास्केट्स है जिसमें वो पैक करता है। ठीक है, पैक them into basket। Each basket contains only one of the 2 fruits but in equal number। अब हर बास्केट में या तो एप्पल्स होंगे या ऑरेंजेस होंगे, लेकिन इक्वल नंबर में। जैसे इसमें 4 एप्पल्स हैं, सो एक बास्केट में 4 ऑरेंजेस होंगे, इस तरीके से, but in equal number। So find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of basket। क्वेश्चन में वर्ड क्या आएगा, मिनिमम। मैम ने क्या बोला था, मिनिमम वर्ड आएगा, फटाक से निकाल देना LCM, है ना, यही बोला था ना मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मिनिमम क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। और जिन नंबर से आप निकाल रहे हो, क्या ये बास्केट्स दे रखी हैं आपको, नहीं, ये दे रखा है बच्चे
फ्रूट्स दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। अब वो क्वेश्चन में उसने क्या दिमाग लगाया कि बच्चों को पता चल गया मिनिमम देख के फटाफट एलसीएम निकाल देंगे, तो हम बोल देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। लेकिन फ्रूट्स का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स पे पहुंच जाओगे? नहीं। कब लगेंगी बास्केट सबसे कम? अगर एक बास्केट में जितने ज्यादा फ्रूट भरे जाएंगे उतनी ही बास्केट कम लगेगा। मान लो एक बास्केट में सिर्फ 4 फ्रूट आ रहे हैं, सो भैया 4 4 4 4 4 करते हुए कितनी सारी बास्केट्स लगेंगी। लेकिन अगर एक बास्केट में 10 फ्रूट आ गए तो नंबर ऑफ बास्केट्स कम हो जाएंगी। तो मतलब अगर हम ध्यान से दिमाग लगाएं तो हमें पहले देखना होगा मैक्सिमम फ्रूट्स किस में आ रहे हैं, मतलब एक बास्केट में कितने मैक्सिमम फ्रूट आ सकते हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स कितने आ सकते हैं बास्केट में। यहां पे फ्रूट्स दे रखे हैं, हमें निकालने हैं मैक्सिमम फ्रूट्स। जब वर्ड मैक्सिमम होता है सो हम HCF निकालते हैं। तो बेटा अगर तुम फ्रूट्स का जो तुम 2 नंबर्स ले रहे हो वो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम फ्रूट्स निकाल रहे हो, इसलिए HCF निकलेगा। अब कहोगे मैम ये क्वेश्चन आ गया तो सारी ट्रिक्स धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन फिर हम अपनी दूसरी ट्रिक नहीं भूलेंगे। कौन सी ट्रिक, जरा मुझे बताओ। हमें निकालनी है, चलो नंबर ऑफ बास्केट। मान लो तुमने ये भी नहीं सोचा कि मिनिमम बास्केट के आगे लगा है, तो जो हमें आंसर चाहिए, अगर मैं 990 और 945 इन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालोगे तो वो तो इस नंबर से भी बड़ा नंबर आ जाएगा। अब सोच के देखो, क्या बास्केट हमारे पास जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स है उससे भी ज्यादा हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने होंगे यहाँ पे 1800 समथिंग। सो क्या हमारी उससे भी ज्यादा बास्केट, हर बास्केट में एक फ्रूट डलेगा क्या? नहीं। सो दैट मीन्स यहां से भी ट्रिक आ जाएगा कि भैया जो आंसर तक पहुंचना है वो तो हमें छोटा नंबर चाहिए हो, क्योंकि नंबर ऑफ बास्केट्स की बात हो रही है भाई। एक बास्केट में 4-5 फ्रूट डल जाएंगे। सो दैट मीन्स घूम फिर के यू विल रियलाइज के HCF आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन था 2016 का। सो बच्चे ये एक एक्सेप्शनल कह सकते हो या ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि रूल तो आपका फॉलो हो रहा है। आपको अगर मैक्सिमम फ्रूट क्योंकि निकालेंगे हम ये, सो HCF निकालना है। सो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ आंख बंद करके क्वेश्चंस नहीं करने। 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही होते जैसे अभी हमने लास्ट के 2 करे, जो वर्ड दिखा वही निकालना था। यहाँ पे क्योंकि ये बास्केट्स और फ्रूट आ गया तो थोड़ा सा वैसा हो गया। चल ये सब बता देते हैं। अब हमें मोटा मोटा पता चल गया कि हमें निकालना है HCF। ठीक है, तो निकालें HCF। क्या क्या है हमारे पास? एक है 990, एक है हमारे पास 945। तो देखो जरा, 990 को करेंगे 2 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 से भी कर सकते थे वैसे। चलो 2 से किया, यहाँ आ गया 4, 19 की जगह आएगा 9 जा 18, 10 की जगह आएगा 5। अब 5 से कर लो, 49 की जगह आएगा 9 जा 45, 46, 47, 48, 49। सो फिर से 45 आ गया 9 से। अब ज़रा इसको 3 से कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3, फिर से 3 से कर दो, ये आ जाएगा 11, 11 प्राइम नंबर है, 11 से करोगे 1 आ जाएगा। इस पे आ जाते हैं, इसको भी 5 से ही स्टार्ट करते हैं। सो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8 9 आ गया हमारे पास 44, 44 से छोटा आएगा 8 पे 40 और 45 आएगा 9 पे। फिर अब 9 9, सो 3 के टेबल से हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, फिर से 3 के टेबल से होगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। अब कर सकते हैं इसको 7 के टेबल से, वैसे 3 के टेबल से ही कर सकते थे बट चलो ये आ गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो यहाँ तो 2 है, इधर 2 नहीं है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो ये हो गया 5 इंटू में 3 इधर भी है, इधर भी है। सो 3 इंटू में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो इंटू में 3, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। सो वी हैव 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो इसका क्या मतलब है? ये हमने निकाला है एक बास्केट में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो मतलब एक बास्केट में 45 फ्रूट्स आ सकते हैं। अब यहाँ से ये नहीं, आंसर नहीं हुआ, यहाँ से हमें नंबर ऑफ बास्केट्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये देखो। अब जी अगर आपको चाहिए कि कितनी बास्केट चाहिए होंगी, सो नंबर ऑफ बास्केट्स। अब क्योंकि नंबर ऑफ बास्केट्स हमें मिनिमम रखनी थी, इसलिए हमने कहा मैक्सिमम एक बास्केट में जितने भर सकते हो उतने फ्रूट्स रख दो ताकि बास्केट्स कम लगे। तो नंबर ऑफ बास्केट्स कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जितने हैं हमारे पास, जितने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है अपॉन में कर देंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स इन
1 बास्केट। जितने टोटल फ्रूट हैं उसको डिवाइड कर देंगे कि भैया ये जैसे 1000 फ्रूट्स है आपके पास, एक बास्केट में 5 या 10 फ्रूट्स आ रहे हैं, तो 1000/10 करोगे, नंबर ऑफ बास्केट्स निकल जाएंगी। ऐसे ही देखो, अब चलो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बता दो कितना होगा। 990 एप्पल्स हैं, 945 ऑरेंजेस हैं, प्लस कर लो, ये आ गया 5, देन 9 10 11 12 13 एंड 9 9 18 19। सो ये आ गया हमारे पास 1935 अपॉन में अभी हमने देखा एक बास्केट में कितने आएंगे, 45 आएंगे। ठीक है, ट्रिक गलत नहीं थी, ये मत कहना कि ट्रिक नहीं चली। भैया अगर मैक्सिमम फ्रूट निकाला है तो मैक्सिमम वर्ड से ही HCF तक पहुंचो। ठीक है, यहाँ पे अब तुम बास्केट्स मिनिमम ले लोगे, फ्रूट से बास्केट तक पहुंचना चाह रहे हो, वो तो नहीं हो पाएगा ना। चलो अब इसको कट कर लेते हैं फटाफट। 5 के टेबल से कट करेंगे, ये हो जाएगा 9, फिर से 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 × 3 15, 16 17 18 19 43 आ जाएगा, 43 की जगह जाएगा 8 जा, देन 35 हमारा जाएगा 7 पे। अब देखो जरा 8 9 सॉरी 7 14 15 3 टेबल से चला जाएगा, ये हो गया जी 3, इसको करेंगे, ये आ गया 1 और 8 की जगह होगा 2 जा 6, 27 आएगा 9 पे। सो फिर से कट जाएगा 9 10 11 12, हाँ कट जाएगा। 3 के टेबल से करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। सो देयरफॉर कितनी बास्केट चाहिए, 43। मिनिमम बास्केट्स का कितनी चाहिए, वी नीड 43 बास्केट्स। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर नहीं समझ आया दोबारा से रिवाइंड करो, क्वेश्चन देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस वाज आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन। नहीं भाई, एक क्वेश्चन और है, अभी एक है या और है देख लें। अरे भाई 1 2 3, अरे भाई साहब अभी है भाई, है क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस बचे हैं। सो देखते हैं, चलो ये क्वेश्चन भी वैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी था अभी वाला, सो इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मुश्किल नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वापस आ जाओ, लार्जेस्ट क्या होगा, जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोलेंगे क्या निकालेंगे हम निकालेंगे HCF। क्वेश्चन में निकलेगा HCF। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पर पहले पूरा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। ऐसा नंबर निकालना है जो 70 को भी डिवाइड करता है और 125 को भी डिवाइड करता है, लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। जिसको 5 रिमाइंडर मतलब 70 को डिवाइड करेगा, 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, 125 को डिवाइड करेगा, 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। सो यहाँ पे जब भी ऐसा दे रखा हो कि इतना रिमाइंडर बच रहा है तो हम कैसे, अब HCF निकालना है ये तो पता चल गया, लेकिन 70 और 125 का नहीं, क्योंकि हमें पता है वो नंबर को जब हम 70 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, और जब हम उसको 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम अगर उसमें से पहले ही 5 जो रिमाइंडर बच रहा है उस 5 को माइनस कर दो, यहाँ पे 8 रिमाइंडर बच रहा है, 8 को माइनस कर दो। ठीक है ना, सो पहले ही माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 65। ये जो रिमाइंडर बच रहा था माइनस कर दिया, यहाँ पे भी जो रिमाइंडर बच रहा था 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया 7 और ये आ गया हमारा 11। सो 117 और 65। अब ये दो नंबर्स हैं जिसको वो पूरा डिवाइड कर दे, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था उतना तो हमने नंबर्स में से माइनस कर दिया। ठीक है, याद रखनी है छोटी छोटी बातें कि ऐसे माइनस करना हो। तो अब निकालना क्या है, HCF। तो चलो निकालते हैं, ये हो जाएगा 65, ये हो गया 117। ये नंबर्स पहले भी अभी हमने किए ना, 13 से करेंगे ये आ जाएगा 5 पे, 5 से करो 1, यहाँ पे भी 13 से करेंगे आ जाएगा 9, 3 से करेंगे 3 3 1। ठीक है, सो हमारे पास ये आ गया। अब कॉमन फैक्टर देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है। सो हमारा HCF हो गया 13। मतलब अब चेक भी कर सकते हो, 13 को डिवाइड करो 70 से, 5 रिमाइंडर बचेगा, 125 से करो 8 रिमाइंडर बचेगा। सो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। What is the smallest number which when increased by 6 becomes divisible by 36, 63 and 108? पहली चीज स्मॉलेस्ट लिखा है, इसका मतलब क्या निकालना है, LCM। सो हमें इन 3 नंबर्स का LCM निकाले। उसके बाद जो ये 6 वाला दे रखा है फिर समझेंगे। तो देखो जरा, 36 है, 63 है, 108 है। अब यहाँ पे ज़रा हम निकालते हैं। सो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। सो 2 से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 16 आएगा 8 पे। फिर से 2 से करेंगे तो ये होगा ही नहीं, तो ये हमारा 63 एज इट इज़ रह जाएगा। इसको करेंगे 5 4, फिर से 2 से करेंगे 18 आएगा 9 पे, 63 तो होगा नहीं, एंड ये हो जाएगा 2 और 14 आएगा 7 पे। अभी तीनों 3 से होते दिख रहे हैं मेरे को।
तो 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3, 2, 1 और ये आ जाएगा 9। फिर से 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 1, 7 और 9 की जगह तो 3 आएगा ना। फिर से एक बार 3 से कर देते हैं, सो ये आ जाएगा 1, 7 और 1 और फिर करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, अब जरा इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई करना है 21 से। 6 1 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 7, सो ये आ गया 6, देन 3 4 5 एंड 7। सो हमारे पास LCM आया है 756। अब बच्चे बस LCM देख लिया, चलो भाई ये दिख गया 756, टिक करो, हो गया। क्या बोला था आगे क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। आगे क्वेश्चन में था कि what is the smallest number which when increased by 6 becomes divisible by 36, 763 और 108। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन वो पूछ रहे हैं इन ऑप्शंस में से किसको हम 6 से बढ़ाएं और वो डिविजिबल हो जाए। अगर ये 756 को आप 6 से बढ़ाओगे, अगर इसमें +6 करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 6 + 6 12 एंड 5 6, तो ये आ गया 762। मतलब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम 754 को 6 से बढ़ा दें तो क्या होगा? 6 7 8 10 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 760। नहीं भाई। अगर हम 752 को 6 से बढ़ा दें 6 7 8, तो ये आ गया 758। नहीं भाई। अगर हम 750 को 6 से बढ़ा दें तो क्या आएगा? 756। ठीक है ना। तो एक तरीका तो यह है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं सब में +6 करके देख लो कि कौन सा आपके LCM के इक्वल आ रहा है, या फिर जो हम लोग करते हैं वो सिंपल ही करते हैं, जो भी LCM आया उसमें से -6 कर दो। लेकिन अगर मैं आपको ये समझाती तो जब एग्जाम में क्वेश्चन करते ना तो आप देखते इंक्रीज्ड बाय 6 है, मतलब LCM में +6 कर दो और उल्टा कर देते। इसलिए मैंने ऑप्शन से समझाया कि जो ऑप्शंस दे रखे ना उसमें बोला है कि क्या उसकी ऑप्शन में +6 करे कि आपका LCM आ जाए। तो हमें ये चेक करना था। सो किसमें +6 करे कि LCM आ जाए? सिंपल LCM में से या तो -6 कर लेना या तुम यही कर लेना। ठीक है, ये गलती मत करना कि LCM में +6 कर दो। ठीक है। हाँ, अगर ये बोला डिक्रीज बाय 6 तो कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं केस बेस्ड स्टडी का, क्योंकि आजकल केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आते हैं ना, और क्वेश्चन चाहे कितना इजी हो लेकिन वो केस बेस्ड स्टडी का तो लगता है डर। ठीक है, पढ़ते हैं चलो क्वेश्चन। इन अ मॉर्निंग वॉक नविका, अर्जुन एंड वेदांत स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों के स्टेप्स के मेजर दिए कि वो जब पहला स्टेप रखे 240 सेंटीमीटर, फिर 240 240 240 240 ऐसे करेगा। अगली वाली बेचारी के छोटे पैर होंगे 99, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। दे वॉन्ट टू गो फॉर अ जूस शॉप फॉर अ हेल्थ इशू विच इज सिचुएटेड नियर देम। अब वो कहाँ जा रहे हैं? जूस पीने जा रहे हैं जूस शॉप पे। अब जी हमें बताना है पहले, फाइंड द minimum distance of shop from where they start to walk together so that one can cover the distance in complete step. Minimum, अब ये जो दे रखा है सेंटीमीटर 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 डिस्टेंस दे रखा है, पूछा है डिस्टेंस ही तो मतलब सेम है। मिनिमम वर्ड जब होता है तो क्या निकालते हैं हम? जब भी मिनिमम वर्ड आता है तो हम LCM निकालते हैं, है ना। और इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें निकालना क्या है बच्चे? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। अब यहां से, जैसे यहां पे है वो, यहां से जूस शॉप में जाना है, उसके बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालने को बोला है तो उनके पैरों का जो डिस्टेंस दे रखा है उससे तो बड़ा नंबर ही आएगा, और जब आंसर में बड़ा नंबर आना होता है तो हम LCM निकालते हैं। तो चलो LCM निकाल लेते हैं। क्या क्या नंबर्स है हमारे पास? वी हैव 240, वी हैव 90 एंड वी हैव 120। तो इसको करते हैं जरा, पहले 2 से करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60। फिर से 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 60, 45 एज इट इज़ रहेगा, 60 हो जाएगा 30। फिर से 2 से करेंगे, 60 हो जाएगा 30, ये रहेगा एज इट इज़, और 30 हो जाएगा 15। एक बार और 2 से कर देते हैं। सो फिर से एक बार 2 से कर दिया, ये हो गया 15, ये है 45, ये है 50 एज इट इज। आप करते हैं 3 के टेबल से कर देते हैं। 3 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1,
5 और ये आ जाएगा 5। अब कर देते हैं 5। ऐसे तो एक और बार 3 के टेबल से कर सकते थे पर कोई बात नहीं, अब दोबारा से 1 आएगा। अब 3 से करेंगे 1 1 1। चलो भाई एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48। मल्टीप्लाई कर दो 15 से, सो 8 5 जा 40, देन 4 5 जा 4 इंटू 5 इज 20, 24। 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 48, ये हो गया 0। देन 8 9 10 11 12 एंड देन 4 5 6 7, सो 720। 720 था ना, सो एलसीएम आ गया 720। मतलब 720 इतना डिस्टेंस जो है उनके जहाँ से भी वो जा रहे हैं जूस शॉप तक का है। सेंटीमीटर में ही रहेगा क्योंकि हमने जो यूनिट्स लिए, मतलब हमने जो नंबर्स लिए वो सेंटीमीटर में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरे क्यों नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द जूस शॉप। हमें निकालने हैं कॉमन स्टेप्स, तीनों के कॉमन स्टेप्स निकालने। तो क्या निकलेगा, अगर कोई वर्ड भी नहीं, आंसर सोचो बड़ा चाहिए, कॉमन स्टेप्स निकाल रहे होंगे मतलब आंसर छोटा चाहिए। और जब हमें छोटा आंसर चाहिए होता है सो हम निकालते हैं HCF। अब चलो भाई तीनों नंबर का HCF भी निकाल लेते हैं। इधर करो इसको, क्या क्या नंबर थे हमारे पास, दिखा दो यार। अरे भाई उधर चलते हैं। 60 नहीं 120 था, 90 था और 240 था। 2 के टेबल से करेंगे 120, 2 के टेबल से करेंगे 60, 2 के टेबल से करेंगे 30, 2 के टेबल से करेंगे 15, 3 के टेबल से करेंगे 5 5 1। ठीक है, यहाँ पे करें 2 के टेबल से 45, 3 के टेबल से करेंगे 15, फिर से 3 के टेबल से करेंगे 5, 5 के टेबल से करेंगे 1। अब यहाँ पे आ जाओ 2 के टेबल से करेंगे 60, 2 के टेबल से ये तो सारा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सेम चल ही रहा है ना। 30, फिर से 2 से करेंगे 15, फिर से 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। आओ अब देखो कॉमन क्या क्या है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो 2 कॉमन है। देन 2 बस इधर, यहाँ पे एक और 2 नहीं है ना तो नहीं ले सकते। अब चलते हैं 3 पे। 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, सो इनटू में 3। उसके अलावा 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो ये हो गया इनटू 5। सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। सो ये आ गया हमारा आंसर। उनके कॉमन स्टेप्स क्या हो गए 30। लास्ट क्वेश्चन। फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ फैक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। इज दैट स्टेटमेंट ट्रू। फैक्टर ट्री याद है क्या होता है, जैसे जी हमारे पास है नंबर 24, इसका फैक्टर बना 12 इंटू 2। ठीक है, अब 2 का तो खैर कुछ नहीं है, या और कोई नंबर नहीं, ज़्यादा वो रहेगा। जैसे 24 अगर हम करें सो 6 इंटू 4 कर सकते हैं, 6 4 जा 24। अब ये फर्दर जो हमारा 6 है वो डिवाइड होगा 2 इंटू 3 में, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 इंटू 2 में, या ऐसे यहाँ पे नंबर लेते हो फर्दर डिवाइड। तो ये होता है हमारा फैक्टर ट्री। इसमें होता क्या है, पढ़ो, ये इन्होंने सही बोला था। फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ फैक्टर्स। हाँ जी, चेन ऑफ फैक्टर्स है विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। करेक्ट बात है बिल्कुल। सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट। सो इस तरह के अगर कोई भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा उसमें अंदर की चीज सेम ही होती है, ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हमारा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन ये मत सोचना ये सेशन हो गया, चलो जी हो गई पूरी तैयारी। यहाँ पे हमने सारे कंसेप्ट समझे, उस कंसेप्ट के बेस कैसे क्वेश्चन आते थे ये समझे, लेकिन हम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को क्यों इग्नोर करें। सो पर्याप्त सीरीज में, यहाँ पे मैं कहीं लिंक भी ऐड कर दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पर्याप्त सीरीज में जो रियल नंबर चैप्टर किया है वो सभी क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन डन। ठीक है, सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।